नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई दिल्ली में और कांग्रेस पार्टी के अघोषित नेतृत्व में बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। ये पिछले हफ्ते की घटना है और इस घटना ये जो दोनों घटनाक्रम हुए उसका जो गुबार उठा था वो गुबार थम गया है। तो अब इस पर बारीकी से विचार करने का समय है। आज हम एनडीए का जो स्वरूप है उसको लेकर के, उस एनडीए की जो 38 पार्टियों की बैठक हुई है उसके जो कंट्राडिक्शंस हैं, उसमें जो मुश्किलें हैं या जो उनकी ताकत है, उसको लेकर के आज हम बात करेंगे। एनडीए की 38 पार्टियां बनाम इंडिया जो बना है उसकी 26 पार्टियों की तुलना बहुत हो चुकी है, मैंने भी की थी। अब एनडीए के अंदर के जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास हैं, उसकी जो पार्टियां यहाँ दिल्ली की बैठक में शामिल हुई थी उनके बीच कैसे तालमेल सामंजस्य बनाया जाएगा, उनके बीच टिकटों का बंटवारा कैसे होगा, सीटें कैसे बटेंगी, ये कुछ इन बारीकियां हैं जिन पर आज हम अभी बात कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसने एक कुनबा तो बना लिया है जिसको, जो विपक्षी पार्टियों का संगठन है, जो गठबंधन है इंडिया, उसको भानुमति का कुनबा कह रहे हैं बीजेपी के नेता। लेकिन जो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है वो भी भानुमति के कुनबे से कम नहीं है। उसमें भी अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग जातीय आधार वाली, अलग अलग तरह के नेताओं वाली पार्टियां हैं और उन सब पार्टियों के आपस में कहीं इंटरेस्ट नहीं मिलते हैं। कई जगह उनके आपस में उनका टकराव है, कई जगह बीजेपी के साथ टकराव रहा है और कई जगह सीटों को लेकर के उनके बीच में मुश्किल आएगी बंटवारे में। अगर एक एक करके राज्यवार देखें जो इसकी ताकत बन रही है या जो इसके कंट्राडिक्शंस है, जो इसके विरोधाभास हैं, तो हकीकत का पता चलेगा। जैसे बिहार है, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के 2 खेमे हैं और दोनों खेमों के नेता उस दिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं चिराग पासवान, जिनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रमुख गुट कहा है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं पशुपति पारस, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। पहले वो प्रमुख गुट था। 6 सांसदों वाली इस पार्टी के 5 सांसद पशुपति पारस के साथ गए थे और वो प्रमुख गुट था। उसको प्रमुख गुट के तौर पर मान्यता दी गई थी लोकसभा में और उसके नेता पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। तो ये जो प्रमुख गुट, अब 2 अलग अलग हो गए प्रमुख गुट, इन दोनों गुटों के नेता उस समय बैठक में आए थे और इनके बीच बहुत झगड़ा चल रहा है। अभी पशुपति पारस ने कह दिया कि चिराग पासवान तकनीकी रूप से भी एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो दूसरी ओर चिराग पासवान ने कहा कि वो शामिल हो गए हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा की बात तो छोड़िए, 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी सीटों का बंटवारा बीजेपी के साथ फाइनल हो गया है। ये बात चिराग पासवान ने पटना पहुंचकर कही। अगर लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए बीजेपी ने सीटों का बंटवारा कर लिया है चिराग पासवान के साथ, तो फिर पशुपति पारस का क्या काम है उस गठबंधन में। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो अपने पिता की पारंपरिक सीट जो है हाजीपुर, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर सीट से भी पशुपति पारस एमपी हैं। तो पशुपति पारस की सीट छीन करके और किस तरह से बीजेपी चिराग पासवान को देगी, अगर अलायंस में रखना है पशुपति पारस को, तो वो चले जाए बाहर और उनको निकाल दिया जाए, वो खुद से चले जाए, तब तो अलग बात है। लेकिन दोनों को रखते हुए इस बात का समझौता कैसे होगा। अच्छा, इन पार्टियों के बीच जो सीटों की खींचतान चल रही है, 6 सीटों पर इनका दावा है। चिराग पासवान ने कहा 6 सीट चाहिए और 1 लोकसभा की, 1 राज्यसभा की भी सीट चाहिए। 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा चाहिए, जो पुराना समझौता था लोक जनशक्ति पार्टी का, 2014 का भी। और 2014 में 7 सीटें मिली थी, 7 लोकसभा थी। 2019 में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट मिली। अब उतने का दावा चिराग पासवान कर रहे हैं। पशुपति पारस का दावा उससे अलग है। इनको इतनी सीटों का दावा करते हुए देख हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने भी 3 सीटों का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 1 सीट नहीं 3 सीट चाहिए। पिछली बार वो आरजेडी गठबंधन में थे और उधर से उनको 3 सीटें मिली थी, तो इस बार वो भी 3 सीट मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में 3 सीट लेकर के लड़े थे, तब उनकी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। अब वो राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाए हुए हैं और उनको भी 3 सीट चाहिए है। हालांकि बीजेपी की तरफ से 2 सीट देने की बात हो रही है। तो एक और पार्टी जो आ सकती है वो विकासशील इंसान पार्टी है, जिसके नेता मुकेश सहनी है। वो भी पिछली बार आरजेडी गठबंधन में थे, आरजेडी कांग्रेस के साथ, और उनको भी 3 सीटें मिली थी, तो वो भी इससे कम सीट नहीं मांगेंगे। और दूसरी ओर बीजेपी ने अनाउंस किया हुआ है या उसके नेताओं ने कहा है कि 40 में से 30 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, जैसा वो 2014 में लड़ी थी, और 10 सीट सहयोगियों में बांटी थी, जबकि सहयोगी पार्टियों की मांग 20 सीटों की हो गई है।
तो ये इस जो इन पार्टियों के आपस के कंट्राडिक्शंस हैं और सीट बंटवारे की जो मुश्किल है, उससे निपटना बड़ा बड़ा सिरदर्द साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का मामला है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी पुराने ज़माने में बीजेपी की सहयोगी रही है, एनडीए में रही है। उसके नेता चंद्रबाबू नायडू एनडीए के संयोजक रहे हैं। एनडीए की सरकार में उस पार्टी के नेता सीएम बालयोगी स्पीकर थे लोकसभा के। तो इतना महत्व था उस पार्टी का। अब उस पार्टी की हैसियत या जो राजनीतिक ताकत है आंध्र प्रदेश में वो कम हुई है। जगन मोहन रेड्डी की ताकत बहुत बड़ी हो गई है। वो एक तरह से हाशिए की पार्टी हो गई है टीडीपी। इसके बावजूद वही दूसरी ताकत है। वाईएसआर कांग्रेस के बाद जो दूसरी बड़ी ताकत है वो टीडीपी ही है। और उसके अलावा जो एक तीसरी ताकत है वो उभरती हुई ताकत है। पवन कल्याण जो तेलुगु फिल्मों के बड़े हीरो हैं, उन्होंने जनसेना बनाई थी। उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली है अभी तक, लेकिन वो आए थे बीजेपी के एनडीए की बैठक में और वो चाहते हैं कि टीडीपी को साथ लिया जाए। लेकिन अब बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि राज्यसभा में या केंद्रीय राजनीतिक में, सरकार के संसदीय कार्यवाही वगैरह में सरकार को जगन मोहन रेड्डी की जरूरत पड़ती है। लोकसभा में तो नहीं पड़ती है, लेकिन राज्यसभा में पड़ती है। राज्यसभा में उनके 9 सांसद हैं। और अभी भी जो अध्यादेश दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर के जो कानून बनाने का अध्यादेश आया है, और जिस अध्यादेश को अब विधेयक के रूप में ले आया जाएगा, संसद में ले आया गया है, ले आया जाना है इस सत्र में, उसको भी राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार को उनके 9 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से बड़ी हिचक है। ये एक बड़ा विरोधाभास ये भी है। और बीजेपी के सामने एक मुश्किल ये है कि अगर अभी वो लोग टीडीपी के साथ तालमेल करते हैं, जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस की, जगन मोहन रेड्डी की, तो जगन मोहन के साथ जो संबंध है अभी, या मुद्दों के आधार पर वो जो समर्थन देते हैं सरकार को, वो समर्थन देना बंद कर सकते हैं। वो समर्थन से पीछे हट सकते हैं और इससे मुश्किल आ सकती है राज्यसभा में। राज्यसभा में जो विवादित विधेयक होगा, खासतौर से अध्यादेश वाला जो विधेयक है, दिल्ली के अध्यादेश वाला, वो तभी पास होगा जब बीजू जनता दल के 9 और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद सरकार का साथ दें। नहीं तो सरकार को बहुत ज़्यादा तिकड़म करनी पड़ जाएगी। तो ये कंट्राडिक्शन है वहाँ की। इसको वाईएसआर को, कांग्रेस को के नेता जगन मोहन को किस तरह से गुड ह्यूमर में रखते हुए टीडीपी के साथ तालमेल करें। जमीनी स्तर पर कुछ भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी को पता है कि उसको टीडीपी की जरूरत है, वहाँ उसके बिना नहीं हो सकता है। लेकिन वो करने के पहले इधर इनको नाराज नहीं करना चाहती है जगन मोहन रेड्डी को। तो वो कैसे तालमेल होगा, उस कंट्राडिक्शन को कैसे दूर करेगी, ये एक देखने वाली बात होगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना का एक खेमा सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, एक खेमा बीजेपी के विरोध में है, कांग्रेस के साथ है। एनसीपी का एक खेमा बीजेपी के साथ है, दूसरा खेमा कांग्रेस के साथ है। जो खेमा कांग्रेस के साथ है, अगर बिहार के एलजेपी को लेकर के बीजेपी जो तर्क दे रही है कि प्रमुख गुट चिराग पासवान का है, और वो इसलिए क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक नेता रहे रामविलास पासवान, दिवंगत रामविलास पासवान के वो बेटे हैं। तो उस तर्क के आधार पर अगर महाराष्ट्र में देखें तो प्रमुख गुट जो है वो एनसीपी का प्रमुख गुट शरद पवार का होगा, क्योंकि वो संस्थापक हैं पार्टी के। और शिवसेना का प्रमुख गुट उद्धव ठाकरे का होगा, क्योंकि उनके पिता बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक थे। तो जो प्रमुख गुट है वो बीजेपी के विरोध में है। और जो ब्रेकअवे ग्रुप है, जो उनसे टूट करके अलग हुआ है और जिनके बारे में किसी को इस बात की का भरोसा नहीं है कि वो वोट लेकर के अपने साथ गए हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को भी ये भरोसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे अपने साथ शिव सैनिकों को लेकर के आए हैं, तभी उनको अजीत पवार की जरूरत पड़ी। हालांकि अजीत पवार को भी लेकर के ये भरोसा शायद ही होगा बीजेपी में कि वो एनसीपी का समूचा मराठा वोट ले आए हैं और वो भी शरद पवार के जीवित रहते, उनके सक्रिय रहते। तो बीजेपी ने जोड़ करके कुनबा तो बना लिया है एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को लेकर के, लेकिन वो दोनों कितना वोट दिलाएंगे बीजेपी को, इसका भरोसा बीजेपी को नहीं है। और ऊपर से उनकी मांग इतनी बड़ी है, अजीत पवार को 15 सीट चाहिए है लोकसभा की, और एकनाथ शिंदे गुट ने दावा किया है कि पिछली बार बीजेपी के अलायंस में शिवसेना ने जो जितनी सीटें लड़ी थी वो 22 सीटों पर लड़ी थी, सो वो 22 सीटें चाहिए। तो 22 और 15 37 हो गई, तो क्या कांग्रेस बीजेपी 11 सीट लड़ेगी, जिसके 23 सांसद हैं वहां। तो ये बहुत कम सीटों पर मनाना होगा एकनाथ शिंदे को, नहीं मानेंगे तो उनको गठबंधन से बाहर करना होगा, और अजीत पवार को भी दहाई में सीट देना, दहाई तक में सीट देना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। तो ये कंट्राडिक्शन महाराष्ट्र में कैसे साधेगी, एक तो वोट का इंतजाम कैसे होगा इन दोनों सहयोगी पार्टियों की वजह से, और इनको कितनी सीटें देनी होंगी, तो ये एक बड़ा कंट्राडिक्शन है। इसी तरह का कंट्राडिक्शन कर्नाटक में है।
कर्नाटक में जेडीएस अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं बनी है, लेकिन जेडीएस ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ लड़ेगी। जेडीएस और बीजेपी का तालमेल करके लड़ने का मतलब है कि 5 सीटें कम से कम जो जेडीएस का जिन पर दावा बनता है वो बीजेपी को छोड़नी होगी। अभी 28 में से कर्नाटक की 28 में से 26 सीटें बीजेपी के पास है, 25 उसकी जीती हुई थी और 26वीं सीट मांड्या की जो सुमन लता अमरीश ने जीती थी निर्दलीय, वो अब बीजेपी के साथ है। जब जेडीएस से तालमेल होगा तो जेडीएस को जो 5 सीटें चाहिए होंगी उसमें हसन की एक सीट होगी जो अभी उनकी है, जो जहां से एचडी देवगौड़ा का पोता एमपी है, मंड्या सीट चाहिए होगी, रामनगर की सीट चाहिए होगी, चिकबल्लापुर की सीट चाहिए होगी। ये बीजेपी को अपनी सीटें छोड़नी होंगी। ये सब बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। बीजेपी को अपनी जीती हुई सीटों में से कम 3 या 4 छोड़नी पड़ेगी जेडीएस के लिए, और उसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होगी कि वोकाली का वोट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी के साथ जेडीएस के आने से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो दूसरे सबसे बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार, वो भी वोकालिगा समाज से आते हैं और उनको अभी भी वोकालिगा समाज के अंदर ये सोच है कि कांग्रेस 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, तो अभी वो उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो यहाँ भी न वोट की गारंटी हो रही है और न सीटों को लेकर के जेडीएस के साथ कोई बड़ा समझौता अभी होता दिख रहा है। पंजाब में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी रही है, पुरानी सहयोगी रही है, सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना और अकाली दल सबसे पुराने सहयोगी थे बीजेपी के। अब वो अलग हो गए हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों पर अपना विरोध प्रकट करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने सरकार से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनकी पार्टी एनडीए से अलग हो गई थी। अब उनको एनडीए में आने की चर्चा है, लाने की चर्चा है। यहाँ तक बात हो रही थी कि सुखबीर बादल के साथ सीट के बंटवारे पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए सुनील जाखड़, जिनको अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने, वो बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। उसके बीच में यह हुआ कि एनडीए की जो बैठक हुई उस बैठक में अकाली दल को नहीं बुलाया गया और सुखदेव सिंह ढींढसा, जो अकाली दल से अलग होकर के जिन्होंने अपना गुट बनाया है, वो बैठक में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज इस सम्मेलन में, एनडीए के सम्मेलन में, बाला साहब ठाकरे और प्रकाश सिंह बादल के असली उत्तराधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने सुखदेव सिंह ढींढसा को प्रकाश सिंह बादल का असली उत्तराधिकारी बताया और इससे सुखबीर बादल और पूरा अकाली दल काफी नाराज है। तो अब वो नाराजगी कैसे दूर होगी और उनके साथ किस तरह से तालमेल होगा, ढींढसा के साथ होगा या बादल के साथ, ये भी बीजेपी को तय कर रहा है। इस कंट्राडिक्शन को भी दूर करना है। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के 2 खेमे हैं। हालांकि एक प्रमुख खेमा ई पलानीस्वामी ने एक तरह से पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन ओ पनीर सेल्वम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी कमजोर नहीं है। एक समय वो भी जयललिता के बहुत क्लोज हुआ करते थे, जितने क्लोज ई पलानीस्वामी थे। अब ई पलानीस्वामी को ही तकनीकी रूप से पार्टी पर उनका नियंत्रण हो गया, कोर्ट के आदेश से उन्होंने कब्जा कर लिया है पार्टी के ऊपर। अब वही आए थे एनडीए की बैठक में। उस पार्टी अन्ना डीएमके का एकमात्र एमपी है लोकसभा में और वो पनीर सेल्वम के बेटे हैं जो नहीं आए थे। तो अब पार्टी को यह भी देखना है कि भाजपा को यह देखना है कि उसमें इन दोनों खेमों का तालमेल कैसे कराएंगे, और तालमेल होता है तो उनके बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उनके बीच कैसे होगा और फिर उनके साथ बीजेपी की शेयरिंग कैसे होगी। इस कंट्राडिक्शन को दूर करना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का और भारतीय जनता पार्टी की सारी उम्मीदें उत्तर प्रदेश पर टिकी होती हैं। 2014 में 73 सीट के साथ वहां से बीजेपी जीती थी, जिसकी जो सरकार बनाने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, और दूसरी बार भी 65 सीटें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीती। 63 बीजेपी ने और 2 अपना दल ने। अब इस बार अपना दल सोनेलाल के अलावा 2 सहयोगी पार्टियां और हो गई हैं बीजेपी के साथ। एक संजय निषाद की पार्टी है, निषाद पार्टी, और दूसरी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अभी बुलाया गया था बैठक में, वो आए थे। और जब उनकी बातचीत हुई बड़े नेताओं से बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि 3 सीटें लोकसभा की लेकर के वो तालमेल करेंगे। अब वो उनकी तरफ से ये बात कही गई कि 3 सीटें चाहिए उनको। अब उनको भी सीटें चाहिए हैं, अपना 3 सीटें, 2 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी लड़ती है, उसके लिए भी सीटें निकालनी है निषाद पार्टी के लिए। और ये भी चर्चा है कि केशव देव मौर्य की जो पार्टी है अपना दल, माफ करिएगा महान दल, उसको भी बीजेपी गठबंधन में लेने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी खेमे में बिखराव होता है तो उसकी शुरुआत जयंत चौधरी से हो सकती है, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आखिरी बार उन्होंने 2009 में उनकी पार्टी लड़ी थी चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर के, और 5 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी और 5 सीटों पर जीती थी। उसके बाद 2014 में, 2019 में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी गठबंधन में लड़ने के बावजूद। सो
उनको पता है जयंत चौधरी को कि चाहे जितना भी वो अकाली ये समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ तालमेल की बात करें, लेकिन जीतने की गारंटी तभी होती है जब बीजेपी के साथ होते हैं। तो ये बात उनको समझ में आई है और ये कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, तो उनको भी लेना है किस तरह से उनका एडजस्टमेंट होगा। और अंत में हरियाणा है, जननायक जनता पार्टी जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला के पोते की, उस पार्टी के साथ अभी साझा सरकार है बीजेपी की। उनके 10 विधायकों के समर्थन से मनोहर लाल की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपना बहुमत गंवा दिया था हरियाणा में, तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी के समर्थन से सरकार बनी। और इस बीच अब पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी जो लोकहित कांग्रेस जो एक उन्होंने बनाई थी, उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। हाँ, हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका विलय कर दिया था उन्होंने कांग्रेस पार्टी में। और उसके बाद वो कांग्रेस के नेता थे, उनको वहाँ से वो निकल गए, कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी ने अपने पार्टी में उनको शामिल करा लिया। तो जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं, इनके बीच अभी घमासान मचा हुआ है। ये दोनों आपस में अभी लड़ रहे हैं इस बात को लेकर के, उनकी अपनी सीटों को लेकर के टकराव है, हिसार की लोकसभा सीट को लेकर के टकराव है और भी दूसरी सीटों को लेकर के उनके बीच टकराव है। बीजेपी का अपना सीटिंग एमपी जो है हिसार में, उसका भी विवाद है कुलदीप बिश्नोई के साथ। तो ये एक तरह की कंट्रोवर्सी अभी हरियाणा में भी जिस पार्टी से तालमेल हुआ है, जो बाहर से नेता ले आए गए हैं, उनके साथ अभी गतिरोध चल रहा है, ये भी एक विरोधाभास है। तो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर के कर्नाटक, पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र और तमिलनाडु से लेकर के हरियाणा तक 10 तरह के कंट्राडिक्शन है। 10 तरह की जो भानुमति के कुनबे वाला एक पिटारा बनाया है बीजेपी ने, जिन पार्टियों को अपने साथ जोड़ा है, उनके साथ समन्वय बिठाना, तालमेल बनाना, सीटों का बंटवारा करना, ये बहुत आसान नहीं होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।